अब आस्था पर इतना बड़ा जो फोकस यकायक होने लगा है। आस्था सबकी एक निजी मसला है, आपकी किसी भी चीज में आस्था हो सकती है। हमारा संविधान कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, पर बात बात पर अब चमत्कारी बाबा आ जाते हैं, चमत्कार पर बहुत सवाल होने लगते हैं। उसमें कौन हिंदू है, कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रीय विरोधी है, ये सवाल बन जाते हैं। अभी जंतर मंतर पर भी एक और धर्म संसद चल रही है। तो जो ये सामाजिक न्याय है और उसमें सिर्फ ये कह देना कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन गई, तो जी देश में लोकतंत्र देखिए कितना मजबूत है। पर कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने, कितने ब्यूरोक्रेट्स टॉप लेवल पर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेसर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, एक भी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी नहीं है। उसमें भी कुछ लोग बहुत ज्यादा बलवान हो गए, उन्होंने कमंडल के विरोध में मंडल की राजनीति की, पर वो मंडल से उनके परिवारों का कल्याण हो गया, बाकी वहीं के वहीं पड़े रह गए। तो मेरे ख्याल से जब हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात करते हैं तो इन आजादी को भी हमें संज्ञान में लेना चाहिए। आज की तारीख में बीजेपी पर यह आरोप काफी हद तक सही भी है, उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है, वो अपना एजेंडा दे वेयर इट ऑन देयर स्लीव। पर बाकी राजनेता भी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं केजरीवाल से शुरू करता हूं। केजरीवाल अपने पीछे लगाते हैं भगत सिंह की तस्वीर। भगत सिंह वाज एन एथीस्ट, डिक्लेयर्ड, मानते ही नहीं थे भगवान को। वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाते हैं और फिर कहते हैं गुजरात चुनाव में कि रुपए पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लगा दी जाए। वो वैकल्पिक राजनीति करने आए थे। अब राहुल गांधी को देख लीजिए, अब कांग्रेस की भी बात, नेहरू जी की आत्मा भी तड़पती होगी कि क्या सपनों का भारत देखा था। चुनाव में उनको वो मंदिर मंदिर घूमते पाए गए, 2018 के चुनाव में भी, 2019 के में भी, कि जी नैरेटिव को चैलेंज करना है बीजेपी के। अगर आप बीजेपी को उसके यूएसपी पर बीट करने लगोगे, आप भी वो आप शेर सब जानते हैं, आप भी हम जैसे निकले भाई, तो है ना। वो मैं थोड़ा बदल देता हूँ ना, आजकल वीडियोस बड़े वायरल होते हैं। तो जनेऊधारी ब्राह्मण अगर आप अपने आप को बताने चले, यानी कि सियासत में धर्म की अफीम चटाए जाने लगी बाकायदा सबके द्वारा, तो ये चर्चा कि जी नफरत फैल रही है इस देश में, तो उस पर ईमानदारी से हमें आगे बढ़ना होगा। उसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी है। हम मैसेज शानदार था, उसने बहुत सी चीजों को हमारे सामने स्पष्ट किया, लेकिन जो बातचीत चल रही थी उसी बातचीत में थोड़ा और जोड़ते हुए जो ये आपने कहा कि जो हमारा समकालीन है, कंटेम्प्रेरी है, सत्र में जो बात कही गई कि आखिर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर दोबारा लौटना चाहिए कि शुरुआत आखिर हुई कहाँ से, और जो आज का हमारा जो जिसे हम संकट कह रहे हैं वो हवा में नहीं आया है। बहुत सारी और परिस्थितियाँ थीं, बहुत सारे और बदलाव थे, और उन बदलावों को हमें खुली नजरों से देखना चाहिए, ना कि भक्ति सिद्रों के साथ। तो अगर ऐसा है तो मुझे छोटा सा मुझे लगता है थोड़ी याद करने के लिए कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसमें 1958 का नेहरू का एक इंटरव्यू है एक अमेरिकी पत्रकार के साथ, याद रखें अमेरिकी पत्रकार के साथ, और उसमें नेहरू कहते हैं कि पहला सवाल नेहरू से यही होता है कि आपको लगता है कि आप बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि आप चुनाव जीतते हैं और आप जो है वो देश के प्रधानमंत्री। तो नेहरू हंसते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं चुनाव ना भी जीतूं तो मैं लोकप्रिय हूँ, और शायद वो ज्यादा सच्ची बात है। आज नेहरू के मरने के इतने
इतने साल बाद में हम ये बात कर रहे हैं, तो ये बात सही है कि अगर वो चुनाव नहीं भी जीते तो भी बहुत है। लेकिन नेहरू का जो अर्थ है लोकतंत्र का वो क्या है, उसे समझना जरूरी है। नेहरू के लेखन में अगर हम 1955 से बात करें, आमतौर पर हमारी बातचीत डिस्कवरी ऑफ इंडिया से शुरू होकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर खत्म हो जाती है और उसके बाद में हम आंकड़ों की भाषा में बात करने लगते हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो साध्य नहीं है, साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसके लिए जिंदा हैं। तो दो अर्थ जो है भारतीय राजनीति के 70-75 साल के बाद लोकतंत्र के दो अर्थ हमारे सामने आए हैं। एक अर्थ जो नेहरू के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र एक जरिया है, एक टूल है उस चीज को हासिल करने के लिए जो सपना है। बहुत सारी जगह पर आप लोगों ने देखा होगा मेरे सपनों का भाग, सपने राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभाते। लेकिन 1991 के बाद से अभी बातचीत में 1991 का भी जिक्र आया और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा ज्यादा आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि 1991 के बाद हमने लोकतंत्र को जरिया मानने की बजाय लोकतंत्र को साध्य माना। हमने ये मानना शुरू कर दिया कि लोकतंत्र फॉर द सेक डेमोक्रेसी समाज कैसा हो उसको हमने छोड़ दिया और सभी ने कहीं ना कहीं पर आइडिया ऑफ इंडिया का जो नेहरू का तस्वुर था उसमें रिफ्यूज देना शुरू कर दिया, हमने उसमें शरण लेनी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि अगर आज का संकट है तो किसी ने, चाहे देखिए मैं एक जो संकट जो मुझे लग रहा है वो ज्यादा बड़ा जो आज के दौर में है वो ये है कि अक्सर कहा जाता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचनाओं तक हमारी पहुंच नहीं। लेकिन अगर सूचना ही ना हो तो मान लीजिए एक ऐसा समाज बन जाए कुछ 10-15 साल बाद कि कोई सूचना ही ना हो, तो नेहरू ये कहते हैं, बहुत सारी जगह कहते हैं कि सपने देखने पर तो आपको किसी ने नहीं रोका है अच्छे समाज के लिए। तो आपका जो दृष्टिकोण है वो सपने देखने के लिए कितना प्रेरित है, वो कौन से मूल्य होंगे जिसके आधार पर आप एक परिकल्पना गढ़ेंगे, उस परिकल्पना की पूर्ति के लिए लोकतंत्र साध्य हो। अपनी बात को मैं खत्म करूंगा केवल जो वर्तमान जो हमारा जो संकट है आखिर उसके क्या पक्ष हैं, उसको मैं संकट कह रहा हूं तो क्यों मुझे लगता है कि वो संकट। पहली बात, जो राज्य है हमारा वो राज्य इस समय लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है बल्कि खैराती राज्य है। आपने देखा होगा शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर हर जगह लगे हैं, शुक्रिया केजरीवाल के पोस्टर लगे हैं, जैसे वो बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो राज्य का चरित्र लोक कल्याणकारी नहीं है, खैराती है, जिसमें कि नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि वो शुक्रिया कहे राज्य सत्ता को, एक चीज का एहसान। दूसरी चीज जो है डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो खास करके जाती हैं लव जिहाद के खिलाफ, बाकी चीजों के खिलाफ, वो किसी के दबाव से, किसी के फोन कॉल से नहीं, वो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो यह एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार मीडिया है जो यह काम स्वेच्छा से कर रहा है, प्रोएक्टिवली कर रहा है, और यह गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मीडिया है जो हमले को लीड कर रहा है, उस हमले के लिए लोगों का दिमाग तैयार कर रहा है।